नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ये साउथ इंडस्ट्री की बहुत ही जबरदस्त मूवी है और इस फिल्म की कहानी लिखने वाले लेखक को हमारा दिल से सलाम है। आज इस वीडियो को देखकर आपकी रूह खुश हो जाएगी। आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना देरी के शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है तमिलनाडु के एक गाँव से, जहाँ पर 80 साल का एक बुजुर्ग आदमी अपने खेत में खेती कर रहा था। इसका नाम था मायंडी। उस गांव के सभी लोगों ने खेती करना छोड़ दिया था क्योंकि खेती में किसानों को मुनाफा नहीं हो रहा था। लेकिन मायंडी ऐसा नहीं सोचता था, इसीलिए वह हर साल अपने खेत में खेती करता था, जबकि बाकी गांव वाले खेती को छोड़कर दूसरे कामों में लग गए थे। मायंडी स्वभाव से बेहद सरल और शांत आदमी था। सभी लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। मायंडी के परिवार में कोई नहीं है, इसीलिए वह अपना खाना खुद बनाता है और सारे काम भी खुद ही करता है। लेकिन गाँव में उसकी एक मुँह बोली बहन है और एक मुँह बोला पोता भी है। अब एक दिन मायंडी बाजार में अपनी अगली फसल के लिए बीज खरीदने जाता है और दुकान पर जाकर सबसे बढ़िया क्वालिटी के बीज मांगता है। दुकानदार उसे एक पैकेट देता है और कहता है कि बाबा, ये सबसे बेस्ट बीज है। इन बीजों से तुम्हारी फसल पहले से भी ज्यादा उत्पादन करेगी और देख लेना, अगले साल तुम फिर से यही बीज लेने आओगे। मायंडी उसकी बातों में हंसता हुआ कहता है, कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो, अगले साल तो मेरी फसल में इतने बीज हो ही जाएंगे कि मैं उनसे ही खेती कर लूंगा। तो दुकानदार कहता है, बाबा ऐसा नहीं होगा, ये हाइब्रिड बीज है, इसमें से सिर्फ एक बार फसल होगी और उसके बाद इसकी अगली नस्ल के बीज फसल नहीं बना पाएंगे। इस बात पर मायंडी गुस्सा करता हुआ कहता है कि किस पागल ने इस तरह के बीजों को बनाया है, उसको तब पता चलेगा जब उसका बेटा ही बाप नहीं बन पाएगा। इस बात पर दुकानदार हंसने लगता है और मायंडी बिना बीज खरीदे ही वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद गांव में बिजली गिरती है और एक बहुत पुराने पेड़ को आग लग जाती है, जिससे गांव वाले डर जाते हैं क्योंकि इसको एक अपशगुन माना जाता है। इसलिए गांव में एक पंचायत की जाती है जिसमें सरपंच कहता है कि भगवान हमसे गुस्सा है, इसीलिए हमें पूजा करके उनको धान समर्पित करना होगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं गांव में तो कोई भी खेती ही नहीं करता, फिर धान आएगा कहाँ से। इस बात पर कुछ लोग कहते हैं सिर्फ मायंडी बाबा ही खेती करते हैं, हमें उनसे ही धान उगाने की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब दो बुड्ढे लोग मायंडी के पास जाकर पूजा के लिए धान की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने खेत की थोड़ी सी जगह में ही धान उगा लो, ताकि हम सभी गांव वाले मिलकर भगवान को धान समर्पित कर सके और उनकी पूजा कर सके। मायंडी इसके लिए राजी हो जाता है। वह अगले दिन से ही अपने खेत के एक हिस्से में दो बैलों के साथ जुताई करने लग जाता है। इसके बाद हमें रामाया नाम का आदमी दिखाया जाता है। दरअसल रामाया इस गाँव में रहता है, जिसको एक दिन दूसरे गांव की लड़की से प्यार हो गया, पर लड़की के माता पिता के ना मानने पर लड़की ने सुसाइड कर लिया। अब रमाया ने भी उसके मरने के बाद कभी शादी नहीं की, क्योंकि रमाया कहता था कि वह हमेशा उसके साथ ही रहती है। इसीलिए वह हमेशा अपने साथ दो बैग रखता था, एक अपना और एक अपनी गर्लफ्रेंड का। और वह कुछ भी खाने के लिए खरीदता तो हमेशा दो ही खरीदता था और वह उन दोनों बैगों को लेकर जगह जगह मंदिरों में घूमता रहता था और बीच बीच में गांव वापस आता रहता था। गांव के लोग तो उसे पागल समझते थे और उसकी बातों पर यकीन करते ही नहीं थे। रमाया जब भी गांव में आता तो वह हमेशा मायंडी के घर में ही रुकता, क्योंकि मायंडी ही उसकी सारी बातों को सुनता था। मायंडी रमाया का अपने बच्चे की तरह पूरा ख्याल रखता था और इस बार भी वह रमाया को खाना खिलाता है और उसको खाने की दो प्लेट देता है, एक उसके लिए तो दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड के लिए। अब खाना खाते खाते रमाया मायंडी को सभी मंदिरों के दर्शन के बारे में बताता है और रात को वहीं सो जाता है। दूसरे दिन रमाया दोनों बैग उठाकर अगले मंदिर के लिए रवाना हो जाता है। इधर गांव में पूजा का दिन पास आ रहा था, जिसके लिए एक मूर्ति और घड़े की जरूरत थी। इसीलिए मायंडी का पोता कृपन और उसका दोस्त सुरेश एक कुम्हार के पास जाते हैं। कुम्हार कहता है कि अब मैंने ये काम छोड़ दिया है, मेरे साथी भी अब इस काम को नहीं करते क्योंकि इसमें कोई कमाई नहीं होती। कृपन उसको अपने गांव की पूजा के बारे में बताता है तो कुम्हार उसको कहता है, अगर तुम लोग मिट्टी ले आओ तो मैं तुम्हारे लिए मूर्ति और घड़ा बना दूंगा। ये सुनकर कृपन और सुरेश अभी गाँव की एक जगह पर जाते हैं जहाँ पुलिस का पहरा था, ताकि कोई इलीगल तरीके से मिट्टी ना चुराए। वो दोनों पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करते हैं और सारी बात बताते हैं। पुलिस वाला उनसे कहता है, इतने ही मिट्टी ले जाओ जितनी तुम्हें चाहिए। उधर मायंडी भी अपने खेत में जोरों शोरों से फसल उगाने में लगा होता है, जिसको अकेले इतना काम करते देख उसकी बहन वहां आ जाती है। मायंडी की बहन गांव की औरतों से मदद मांगती है, जो मनरेगा की स्कीम के तहत पैसे लेने के लिए फ्री बैठी थी, लेकिन कोई भी मायंडी की मदद करने के लिए नहीं जाती। दोनों भाई बहन मिलकर अब खेत में काम करते हैं, जिसके बाद उसकी बहन भी थकने लगती है। मायंडी ये देख लेता है और अपनी बहन को वहां से भेज देता है। इसके बाद वो अकेला पूरे दिन में धान की पंजीरी लगा देता है। अब कुछ दिनों बाद माइंडी के घर में एक प्रॉपर्टी डीलर आता है जो उसको उसके खेत बेचने के लिए कहता है। वो कहता है गांव में सभी अपनी जमीन बेच चुके हैं, आपको भी इसे बेच देना चाहिए। आखिर कब तक खेती करोगे? जमीन बेचकर जो पैसे मिले
उससे अपने बुढ़ापे को अच्छे से काट लेना। ये सुनकर माइंडी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, ये मेरे पूर्वजों की जमीन है और मैं इसका मालिक खुद को भी नहीं मानता। मेरा हक सिर्फ जमीन पर फसल उगाकर खुद का पेट भरना है। फिर कभी ऐसी बात करने की सोचना भी मत। ये सुनकर वो डीलर वहां से बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। अगले दिन जब माइंडी अपने खेत में पहुंचता है तो वहां उसे 3 मोर मरे हुए मिलते हैं, जिसमें एक मोरनी थी और 2 छोटे बच्चे। ये देखकर माइंडी बहुत दुखी होता है, क्योंकि गांव में मोर की पूजा की जाती थी। भारी मन से वो उन तीनों को उठाता है और एक जगह दफनाने लगता है। जब वो ऐसा कर रहा था तो एक अनजान आदमी उसके पास मरे हुए मोर देख लेता है। वह आदमी माइंडी से उन मोरों को मांगता है तो माइंडी कहता है, ये मोर मरे हुए हैं, तुम इनका क्या करोगे? मैं इनको देखकर पहले से ही बहुत दुखी हूँ। जाओ भाई, तुम अपना काम करो। खेत से माइंडी शाम को जब घर वापस आता है तो देखता है कि रमाया भी उसके घर पर है, जो एक मंदिर घूम कर आया है। बातों ही बातों में वह रमाया को उस दिन की सारी बात बताता है। रमाया कहता है, बाबा तुम दुखी मत हो, जो इस धरती पर आया है उसको एक ना एक दिन तो मरना ही है। तो हो सकता है भगवान ने तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा भी लिखा हो। लेकिन सरल स्वभाव के होने की वजह से वो बेचारा मोरों की मौत से इतना दुखी होता है कि उस रात खाना भी नहीं खाता और भूखा ही सो जाता है। अब अगले दिन जब माइंडी अपने खेत में काम कर रहा था तो वहाँ एक पुलिस वाला आता है, जो कहता है, तुम्हारे खिलाफ शिकायत मिली है कि तुमने 3 मोरों को मारा है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। पुलिस वाला माइंडी को थाने ले जाता है, जहां इंस्पेक्टर कांस्टेबल से पूछता है कि पिछले साल भी तो इसी गांव में कुछ मोर मरे हुए मिले थे, लेकिन गांव वालों ने हम पुलिस वालों को आने ही नहीं दिया। चलो छोड़ो, क्या इस बुढ़े आदमी के केस में कोई आई विटनेस है? इस पर कांस्टेबल उस आदमी को दिखाता है जिसने माइंडी को मोरों को दफनाते हुए देखा था। इधर गांव में माइंडी को ना देखकर उसकी बहन कृपन को उसे ढूंढने के लिए भेजती है। कृपन जब उसे ढूंढने जाता है तो पूरे गांव में ये बात पता चल जाती है कि माइंडी को पुलिस उठा कर ले गई है। इसके बाद गांव वाले इकट्ठे होकर थाने में जाते हैं। पुलिस के पास जाकर वह माइंडी को छोड़ने के लिए बेनती करते हैं। गांव वाले कहते हैं, सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमारे गांव में इनसे अच्छा कोई आदमी नहीं है। जो आदमी चींटी मारने को भी पाप मानता है, वो आखिर मोर की हत्या कैसे कर सकता है? पुलिस वाला उसकी सारी बात सुनता है, लेकिन माइंडी को नहीं छोड़ता। अब अगले दिन माइंडी को कोर्ट में पेश किया जाता है। इसी दौरान माइंडी पुलिस वाले से पूछता है, क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ? अब जज अपनी कुर्सी पर बैठती है और केस की पूछताछ शुरू करती है। वो माइंडी से पूछती है कि बाबा, क्या आपने उन मोरों को मारा है? माइंडी बोलता है कि मैं उनको क्यों मारूंगा, वो तो साक्षात भगवान की सवारियां हैं। वो तो मुझे खेत में पहले से ही मरे हुए पड़े मिले, मैंने तो उनको सिर्फ दफनाया है। उसकी मासूमियत को देखकर जज आगे कुछ नहीं पूछती। जज साहिबा पुलिस से कहती है, क्या किसी ने इसको मोरों को मारते हुए देखा? फिर आई विटनेस को बुलाया जाता है। जज साहिब पूछती है, क्या तुमने इनको मोरों को मारते हुए देखा? वो आदमी कहता है, जब मैं वहां से गुजर रहा था तो ये मोरों को दफना रहे थे, मैंने मारते हुए नहीं देखा। इसके बाद जज उस कांस्टेबल की तरफ देखने लगती है। इतने में माइंडी बोलता है, बेटा क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ? क्योंकि मैं अपने खेत को ऐसे ही छोड़कर आया हूँ, क्योंकि अगर खेत में मैंने समय से पानी नहीं दिया तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। ये सुनकर जज समझ जाती है कि आदमी जो जितना शांत और मासूम है वह इस तरह का काम नहीं कर सकता। इसके बाद वह उस कांस्टेबल को डांटते हुए कहती है, क्या तुम लोग अब ऐसे ही बुढ़े लोगों को पकड़ कर लाओगे? इसके बाद वो पुलिस वालों से कहती है, मैं गलत केस फाइल का ऑर्डर दे रही हूँ, जिसकी रिपोर्ट मुझे 15 दिनों में मिल जानी चाहिए। इसके बाद वह धीमी आवाज में माइंडी से कहती है कि बाबा, आपको अभी 15 दिन और रिमांड पर रहना होगा, उसके बाद आपके केस की रिपोर्ट आ जाएगी। तब तक आपके खेत की देखभाल कांस्टेबल साहब करेंगे, जो आपको पकड़ कर लाए थे। वो रोज आपके खेतों में समय से पानी लगाएंगे और आपकी फसल का ख्याल रखेंगे। बेचारे माइंडी को पहली बार जेल जाना पड़ता है, वो भी बिना किसी गुनाह के। इसके बाद वो कांस्टेबल जज के ऑर्डर के हिसाब से माइंडी के खेत में समय से पानी देने जाता है। शुरुआत में तो उसे काफी मुश्किल काम लगता है, लेकिन बाद में वो इस काम को एंजॉय करने लगता है। जेल में माइंडी को एक लड़का मिलता है और उनसे खेती के बारे में जानने लगता है, मतलब बीज कैसा इस्तेमाल किया जाए, पानी कितना और कब दिया जाए। वो माइंडी से कहता है, बाबा जब मैं जेल से छूट जाऊंगा तो मैं मेरी 5 एकड़ जमीन पर आपकी तरह ही खेती करूंगा। अब माइंडी के जेल में 15 दिन पूरे हो जाते हैं। गांव वाले भी माइंडी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एएसआई माइंडी की रिपोर्ट तैयार नहीं करता। इसीलिए जज फिर से कांस्टेबल पर गुस्सा करते हुए कहती है कि जल्दी से एएसआई को कहो कि वो रिपोर्ट कुछ ही दिनों में सबमिट करे, क्योंकि उसकी वजह से इस बुजुर्ग आदमी को बेवजह जेल में रहना पड़ रहा है। इस बार तो कांस्टेबल को भी माइंडी के लिए काफी बुरा लगता है। उधर बेचारा माइंडी फिर से कुछ दिनों के लिए जेल वापस भेज दिया जाता है। असल में उसे खुद से ज्यादा अपनी फसल की चिंता होती है,
क्योंकि उसने गांव वालों को पूजा के लिए ध्यान देने का वादा किया था। उधर गांव के सभी लोग भी माइंडी के ना आने से बेहद दुखी होते हैं और इसी बीच कृपन सुरेश के साथ दूसरे गांव में ढपली वालों को न्योता देने जाता है। दरअसल साउथ में किसी भी पूजा में ढपली वालों को बुलाने का रिवाज होता है, जिससे उस पूजा में गाना बजाना भी होता रहे। ढपली वाले कहते हैं हम जरूर आएंगे, लेकिन गांव के किसी बूढ़े आदमी को हमें न्योता देने के लिए आना होगा। ये सुनकर कृपन और सुरेश वापिस चले जाते हैं। इसके बाद हम उस गांव के एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम योगी है। उसके पास एक हथनी होती है जिसको वह अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। जब वो माइंडी के खेत के पास से गुजर रहा होता है तो उसे वही प्रॉपर्टी डीलर वहां खड़े हुए दिखता है। योगी कहता है, भाई जिस दिन तुम माइंडी को खेत बेचने के लिए कह रहे थे उसके अगले दिन से माइंडी बाबा जेल में है। इस पर वो डीलर अचानक से कहता है कि हमने उन मोरों को नहीं मारा। योगी कहता है, अरे मैंने तो मोरों का नाम भी नहीं लिया। ये बोलकर वो वहां से हंसते हुए चला जाता है। इसके बाद कृपन गांव के कुछ बूढ़े लोगों को अपने साथ लेकर ढपली वालों को न्योता देने जाता है, जहां वो लोग ढपली वालों को न्योता देते हैं। ढपली वाले खुश होकर कहते हैं हम जरूर आएंगे, लेकिन पिछली बार की तरह कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। तभी एक आदमी कहता है, आप फिक्र न करें, इस बार कुछ नहीं होगा। दरअसल पिछली बार गांव के कुछ लोगों में पूजा करते समय जात पात की बात पर लड़ाई हो गई थी। इस बार पर कोई ऐसा नहीं करेगा क्योंकि गांव की शांति और खुशहाली का मामला है। उधर कुछ दिनों के बाद माइंडी को फिर से कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां वो एएसआई फिर से रिपोर्ट सबमिट नहीं करता। जज इस बार कांस्टेबल को लास्ट वार्निंग देती है और माइंडी से झिझकते हुए कहती है कि बाबा आपको 15 दिन के लिए एक बार रिमांड पर जाना होगा। बेचारे जज के सामने इस बार दुखी होकर कह ही देता है कि बेटी मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसके लिए मुझे यहाँ रखा गया? क्या किसी मरे हुए जानवर को दफनाना गुनाह है? पिछली बार एक कुत्ता भी मर गया था, मैंने तो उसे भी दफनाया था। मेरे बचपन में जो भी गाय और बैल मरते थे उनको मैं ही अपने पिता के साथ दफनाता था, लेकिन आज ये सब मेरे लिए गुनाह क्यों बन गया, जबकि वो आदमी कह चुका है कि मैंने मोरों को नहीं मारा, सिर्फ दफनाया है। बेटी मुझे जाने दो, गांव की पूजा का दिन आने वाला है और मुझे मेरी फसल की चिंता हो रही है। जज भी खुद को माइंडी के सामने लाचार महसूस करती है और कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उसके पास इस बात का जवाब नहीं था। उधर गांव में पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। कुम्हार भी मूर्ति बनाकर उसे सुखाने में लगा था और इसी बीच एक दिन कृपन माइंडी के पास फसल का सैंपल लेकर आता है। माइंडी देखकर कहता है फसल को कीड़ा लग गया है। वो उससे कहता है कि तुम्हें नीम और कुछ पेड़ के पत्तों को पीसकर गौमूत्र में मिलाकर एक दवाई तैयार करनी होगी और उसे खेतों में छिड़कना होगा। इसके बाद कृपन और सुरेश उन पौधों के पत्तों को लेने जाते हैं, जहां उनकी बातों से पता चलता है कि पिछले साल उन दोनों ने ही मोरों को मारा था और पुलिस वालों को गांव में नहीं आने दिया था। कृपन को इस बात का बेहद दुख था, इसीलिए वो दोनों जज साहिबा के पास जाकर कहते हैं, मैडम पिछले साल हमने ही 2 मोरों को मार दिया था, लेकिन इस साल पता नहीं कैसे वो मोर और उसके बच्चे मर गए और हमारे माइंडी बाबा इस केस में फंस गए। वो बेगुनाह है, आप उन्हें छोड़ दीजिए और हमें पकड़ लीजिए। जज उनकी बातों को सुनती है और कहती है उनकी रिपोर्ट आने वाली है, वे जल्द ही छूट जाएंगे, लेकिन अब तुम कभी किसी जानवर को बेवजह मत मारना। इसके बाद कृपन और सुरेश से कहता है कि बाबा ने जिन पत्तों के बारे में बताया था तुम जंगल में जाकर उन पत्तों को ले आओ, तब तक मैं पूजा का बाकी सामान इकट्ठा कर लेता हूँ। अब सुरेश सारा गांव छान लेता है, लेकिन उसे वो पेड़ कहीं नहीं मिलता जिसके पत्ते चाहिए थे। इसीलिए वह बाजार में जाकर एक केमिकल खरीद लेता है और फिर उसे गौमूत्र में मिलाकर वैसे ही छिड़क देता है। इसी बीच हमें रमाया को दिखाया जाता है, जो एक नए मंदिर पहुंच चुका था और दर्शन के बाद एक पेड़ के नीचे खाना खाने के लिए बैठा है। हमेशा की तरह वो खाने की 2 प्लेट्स निकालता है और उनमें खाना रखने लगता है। तभी वह दूर बैठे एक साधु को देखता है जो एक कूड़ेदान से खाना निकालकर खा रहे थे। वो फौरन उठकर वहां जाता है और उनको अपनी प्लेट दे देता है। साधु उससे कहता है कि पहले तुम्हें इस प्लेट को कूड़ेदान में डालना होगा। रमाया साधु की बात मानते हुए उस खाने की प्लेट को कूड़ेदान में डाल देता है, जिसके बाद वो साधु उस प्लेट को कूड़ेदान से निकालकर खाने लगता है। अब रमाया वापस उस पेड़ की तरफ जाने लगता है तो साधु उसको रोक लेता है। वो रमाया को अपने पास बुलाकर उसके माथे पर भभूति लगा देता है और कुछ भभूति उसके हाथ में रख देता है। रमाया कहता है, बाबा आपने भभूति मेरे सर पर लगा दी तो फिर हाथ में क्यों रखी है? इस बार साधु कहता है, ये भभूति तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए जो वहां पेड़ के पास बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनकर रमाया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक उसके अलावा उसकी गर्लफ्रेंड को कोई नहीं देख सकता था, लेकिन ये साधु देख सकता था। वो हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम करता है और वापस अपनी गर्लफ्रेंड के पास आ जाता है। अब कुछ दिनों बाद सुरेश उस भभूति को माइंडी के पास लाता है और कहता है, बाबा कुछ दिनों पहले रमाया मेरे पास आया था। उसने मुझे एक पहाड़ी पर साथ चलने के लिए कहा।
बिना थके वो उस पहाड़ी पर चढ़ता गया और ऊपर चोटी पर जाकर आसमान को देखने लगा। फिर वह वापस थोड़ा नीचे आया। उसने मुझे यह भभूति पकड़ा दी और कहा, ये मैं आपको दे दूं। इसके बाद वो वापस पहाड़ी की चोटी पर गया, आसमान की तरफ देखने लगा तो अचानक मोरों की तेज आवाजें वहां से आने लगी और इतने में जब मैं मोरों की तरफ देखने लगा तो रमाया वहां से गायब हो गया और वहां 2 बैग थे जिनको लेकर वह हमेशा आता जाता था। माइंडी इसका मतलब समझ जाता है। वो सुरेश से कहता है, रमाया कहीं गायब नहीं हुआ, वो चोटी से उठकर वहां चला गया जहां उसे जाना चाहिए था, अपनी गर्लफ्रेंड के पास। इतना कहकर माइंडी उस विभूति को अपने माथे पर लगा लेता है। अब फिर से कोर्ट में माइंडी की पेशी होती है, इसीलिए 2 पुलिस वाले उसे कोर्ट तक लाते हैं। लेकिन उन्हें वहां पता चलता है कि जज साहिबा के आने में अभी समय लगेगा, इसलिए वो माइंडी को वहीं बैठाकर इंतजार करने को कहते हैं। इतने में माइंडी को अपने गांव का एक लड़का दिखता है। वो फौरन उसकी साइकिल पर बैठकर अपने खेत की तरफ जाता है। माइंडी खेत में आकर देखता है उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। माइंडी फसल को देखकर बहुत दुखी होता है और अंदर ही अंदर रोने लगता है। उधर कोर्ट में जज साहिबा दोनों पुलिस वालों को बहुत सुनाती है कि तुमसे एक बुजुर्ग आदमी का ध्यान नहीं रखा गया, जाओ उन्हें वापस लेकर आओ। माइंडी तो बेचारा खेत में बैठा पहले से ही बहुत दुखी था। इसके बाद दोनों पुलिस वाले माइंडी के खेत पहुंचते हैं। वहां वो दोनों भी माइंडी और उसके खेत को देखकर काफी दुखी होते हैं और माइंडी को साथ चलने के लिए कहते हैं। इस बार माइंडी उनसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप बाइक पर बैठकर उनके साथ कोर्ट में आ जाता है। कोर्ट में जज साहिबा पूछती है, बाबा आप कहाँ चले गए थे, आपको ऐसे जाने की परमिशन नहीं है। माइंडी उसकी बातों को सुनकर कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसके मन में अपनी फसल को लेकर बहुत दुख था जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। इतने कांस्टेबल जज साहिबा को बोलता है कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है मैडम, ये अपने खेत गए थे और इनकी फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है, इसीलिए परेशान है और कोई जवाब नहीं दे रहे। जज साहिबा इस बात के लिए उसी कांस्टेबल को दोष देती है और कहती हैं, अगर आपने पूरे महीने ठीक से इनकी फसल की देखभाल की होती या आपके एएसआई ने टाइम पर रिपोर्ट दे दी होती तो आज इनकी फसल को कुछ भी नहीं होता और आज ये हम लोगों के बीच में खड़े नहीं होते। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों में इंसानियत या प्यार बचा भी है? आपकी वजह से एक बुजुर्ग आदमी कितने दिनों से जेल में पड़ा है। बेचारा माइंडी सब कुछ सुन रहा था लेकिन उसने रमाया के जाने का और फसल खराब होने का दुख दोनों एक साथ महसूस हो रहे थे। इस बीच जज साहिबा कहती है, इनकी रिपोर्ट मैंने पढ़ ली है और वो माइंडी से कहती हैं कि बाबा अब आप घर जा सकते हैं। वो फौरन कांस्टेबल से कहती है कि आप इनके पेपर्स जल्दी बनवाओ और इन्हें अभी रिहा करवाओ। ये सुनकर कांस्टेबल उन्हें एक रूम में लेकर जाता है और वहां माइंडी की रिहाई के कागज बनवाए जाते हैं। माइंडी ऐसे ही गुमसुम एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है और किसी से कुछ नहीं कहता। इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि अब माइंडी को यहाँ से भेजे जाने या ना भेजे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर पुलिस वाले भी अपनी गपशप में लग जाते हैं और उसके पेपर्स पर ध्यान नहीं देते। इतने में वहां जज साहिबा आ जाती है। वो पुलिस वालों से पूछती है कि बाबा यहाँ से गए या नहीं। जज साहिबा को देखकर सभी हड़बड़ा जाते हैं और जल्दी जल्दी माइंडी की रिहाई के पेपर्स बनवाते हैं। इसके बाद जज माइंडी के पास आती है जो कि एक बेंच पर आके बंद करके लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद वहां बाकी के पुलिस वाले भी आ जाते हैं और कहते हैं, बाबा उठो और चलो आपको घर छोड़ आएं। लेकिन माइंडी नहीं उठता। सभी उनको एक एक करके आवाज लगाते हैं लेकिन माइंडी के अंदर कोई हरकत नहीं होती। तभी वहां एक लड़का आता है जो जेल में उनसे खेती सीखता था। वो कहता है, बाबा उठ जाओ, मुझे आपसे और भी बहुत सारी चीजें सीखनी है, पानी कैसे डालना है, बीजों को कैसे संभाल के रखना है। लेकिन माइंडी नहीं उठता। ये सब देखकर सब घबरा जाते हैं और इतने में एक मोर की तेज आवाज सभी को सुनाई देती है और उस आवाज को सुनकर माइंडी एकदम से उठकर बैठ जाता है। उठते ही वह जज साहिबा से पूछता है, बेटा क्या मैं अब अपने घर जा सकता हूँ? जज साहिबा मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ बाबा, मैं खुद आपको घर छोड़कर आऊंगी। जब वो माइंडी के गांव पहुंचती है तो माइंडी देखता है कि उसके खेत के सभी गांव वाले एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और योगी भी अपने हाथों से वहां सबकी मदद करवा रहा है। इतने में पुलिस वाले भी उतरकर उसकी खेत में मदद करने लगते हैं। अब आता है पूजा का वक्त। सारा गांव मिलकर एक साथ पूजा कर रहे थे और एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे थे। इसी बीच सभी को इंतजार होता है माइंडी का। तभी माइंडी बाहुबली के हीरो की तरह एंट्री करता है जिसके हाथ में कोई बंदूक नहीं बल्कि कंधे पर अनाज रखा होता है। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि फिल्म के मुख्य किरदार की एंट्री इतनी जबरदस्त भी हो सकती है? जिस अनाज से हम लोगों का पेट भरता है
उसको इतनी रिस्पेक्ट कोई समझदार लेखक ही दे सकता है। इसके बाद माइंडी देवताओं को धान की फसल अर्पित करता है। इस वक्त गांव का हर आदमी बेहद खुश था और इस तरह पूजा का काम पूरा होता है। अब अगले दिन माइंडी फिर से अपने बैलों को लेकर खेत की तरफ निकल पड़ता है। खेत में अकेले बैठकर वह सामने देख रहा था कि तभी वहां एक मोरनी आकर नाचने लगती है, जिसको देखकर वह मन ही मन रमाया के बारे में सोचने लगता है। और इतने में वहां एक आसमानी बिजली गिरती है और वह मोरनी वहां से गायब हो जाती है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस फिल्म में बहुत सारी चीज थी सीखने और समझने के लिए। आप लोगों ने इस फिल्म से क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही अच्छी फिल्मों को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।